हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमारा चल रहा था क्लास 8 का, और उसमें 5 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज सेकंड लेसन बचा है हमारा, जो लास्ट लेसन रहेगा, तो ये कंप्लीट हम कर दें। उसके बाद हमारी 8th क्लास की ज्योग्राफी है वो ख़त्म हो जाएगी, और इसके ख़त्म होने के बाद मैं वही लेसन करवाऊँगी 6 और 7 में से, जो हमारे रीड के सिलेबस में जुड़े हुए हैं, और उसके बाद बाकी बचे हुए करवाऊँगी। तो पहले मैं वही करवाऊँगी जिनका सिलेबस में दिया गया है, रीड के सिलेबस में, और लेसन बीच बीच में से हैं तो वो मैं पहले करवा दूंगी आपको 6 और 7 में से। तो 8 का छोटा था, इसलिए 6 चैप्टर थे, इसलिए मैंने उसको पहले करवा दिया। तो इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे आपके, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो दे रखी है वो इन्हीं में से ही आएगा। तो भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन, तो ये लगभग टॉपिक जो थे वो संसाधन से जुड़े हुए थे। कोई खनिज संसाधन था, कोई मानव संसाधन था, कोई प्राकृतिक संसाधन था, कोई भूमि, मृदा, जल और वनस्पति या वन्य जीवन संसाधन है। तो इन सब से जुड़ा हुआ है ये। भूमि, हमारी भूमि की बात होगी इसके अंदर, मृदा मिट्टी की बात होगी, जल की बात होगी, प्राकृतिक वनस्पति में क्या क्या आएगा, और वन्य जीवों में क्या क्या आएगा, वो सब इसमें आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे से गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी मां का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी उनके ये परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है ये। और पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन, अब दूसरे बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो बात हो रही है तंजानिया अफ्रीका की, और दूसरा न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश में मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन परिक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार है वो जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो मांबा और पीटर दो अलग अलग जगह पे रहते हैं, और उनका जीवन व्यतीत करने में देखो यही चीज़ें तो हमने देखनी है इसके अंदर, कि अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग जलवायु रहती है, अलग अलग खान पान रहता है, अलग अलग स्थितियाँ होती है, अलग अलग अवस्थिति होती है, आकार, स्थलाकृति, वो सब चीज़ें अलग अलग रहती है। तो उनका जीवन व्यतीत करने में भी बहुत सा अंतर रहता है। तो ये विभिन्नता क्या होती है? भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। क्योंकि वहाँ मिट्टी अलग मिलेगी, हर जगह एक जैसी मिट्टी नहीं होती, हर जगह एक जैसा पानी नहीं होता, हर जगह एक जैसी प्राकृतिक वनस्पति नहीं होती, हर जगह एक जैसी जलवायु नहीं होती। तो भूमि है वो भी एक जैसी नहीं होती। प्राणी अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, मतलब वहाँ के जो वन्य जीव हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, वहाँ की टेक्निक अलग मिलेंगी आपको, इसलिए वो भिन्नता आ जाती है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो क्या आप जानते हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ना है, जो भी आपको ये पैराग्राफ में दिया मिलेगा। सीटेट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो यहाँ से ही मिलेगा। सीटेट में सारे के सारे क्वेश्चन क्या आप जानते हैं से उठाते हैं वो। विश्व की 90% जनसंख्या है वो भूमि क्षेत्र के 30% भाग पे रहती है, और 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या, विरल का मतलब कम, सघन का उल्टा होता है ना, विरल सॉरी, सघन में मतलब बहुत ज़्यादा घनी, और विरल का मतलब कम, या वह निर्जन है, वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। तो भूमि की जब बात आती है तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। सबसे पहले भूमि की बात आई, भूमि, मृदा और जल की बात, तो हम सबसे पहले भूमि की बात करेंगे। सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से परसेंट के सभी भाग हैं वो आवास योग्य नहीं है। मुख्य भूमि जैसे बोलते हैं ना कि 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे स्थल है, मतलब हम लोग निवास करते हैं। तो उसमें भी कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पे योग्य ही नहीं है भूमि रहने के, मतलब कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत है, इस तरह से। मुख्य भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृत, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र सामान्य विरल और निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों की कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए स्थान विश्व के सघन बने घने बसे क्षेत्र हैं। उसके बाद आता है भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग हम कैसे करते हैं? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे हम कृषि करते हैं, वानिकी करते हैं, मतलब वन जैसे होता है, खनन पैदा करते हैं, सड़कें, उद्योगों की स्थापना, साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। मतलब भूमि का प्रयोग हम किस किस चीज़ के लिए करते हैं। किसी भूमि पर हम उद्योग स्थापित कर देते हैं, कहीं पे हम रोड बना देते हैं, कहीं पे हम कृषि कर देते हैं, कहीं पे हम खनन कार्य करते हैं, कहीं हम वानिकी कर देते हैं।
तो उसको कहते हैं भूमि का उपयोग, मतलब भूमि का किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारक मतलब फिजिकल कारक, जैसे स्थलाकृति, वहाँ की मतलब जगह कैसी है, वो किस टाइप की खेती वहाँ हो सकती है, किस टाइप का वातावरण वहाँ का मिलेगा आपको, मृदा, वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता कैसी है। कोई खनिज वाली भूमि होगी तो वहाँ खनिज के लिए यूज़ की जाएगी, कोई अच्छी उपजाऊ होगी तो कृषि के लिए यूज होगी, या कोई जैसे और मतलब जहाँ जलवायु के हिसाब से देखा जाएगा कि कौन सी वनस्पति वहाँ पे उग सकती है, तो उस तरीके से उसका यूज़ होगा। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी है, वो भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। तो जनसंख्या और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक, वो भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। कितनी जनसंख्या है, किस तरीके से उपयोग करना है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि अपनी भूमि, सामुदायिक भूमि सरकार की भूमि। निजी भूमि है वो व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधियाँ, बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। उसके बाद आता है जनसंख्या और उसकी मांग है वो सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित है। जनसंख्या और उसकी डिमांड तो बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि तो उतनी ही है हमारे पास। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो ये भूमि उपयोग है वो समय के अनुसार देखो परिवर्तन हुआ है। पहले देखो कुछ लोग बस रहे थे, उसके बाद कुछ लोग और बसे, उसमें कुछ और ज़्यादा हो गए, इसमें और ज़्यादा हो गए। मतलब समय और जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ में परिवर्तन आया है। उसके बाद में भूमि संसाधन का संरक्षण। अब भूमि का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि तो उतनी है, तो उसका संरक्षण हम कैसे करेंगे। तो बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक और भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ अन्य सामान्य तरीके हैं। अब बात आती है मृदा की। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत है वो मृदा कहलाती है। आपको पता है मिट्टी जो बहुत पतली सी एक परत होती है, उसको बनने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उस जो पतली सी एक परत होती है पृष्ठ के ऊपर ही, सबसे ऊपर धरातल पे जो दानेदार कण होते हैं, उनके आवरण की जो पतली सी परत है उसको मृदा बोलते हैं। ये भूमि की निकटता से जुड़ी हुई है और स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। और स्थल रूप मतलब किस टाइप का स्थल है वहाँ का। और मृदा का निर्माण है वो चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये अपक्ष की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण है वो मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो ये देखो, हम बीच में देखेंगे ये भूस्खलन वगैरह। तो भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा और ढाल के गिरने से मिट्टी के वृत्त संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूस्खलन क्या होता है, जैसे कोई शैल है, कोई मलबा है या कोई ढाल है, वो गिर गया और उससे मिट्टी है उसका जो संचलन है उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ में घटित होती है भूस्खलन। जैसे मिट्टी खिसक जाती है, कहीं से भी डाल खिसक गया तो उसको बोलते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। भू का मतलब भूमि से है। भूस्खलन देखो ये इसमें चित्र में दिखाया गया है। यह नदी के प्रवाह के कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रेकांगपिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग या महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। और ये भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का एक कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। उसके बाद में न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक परिविधियों के विकास में हमें समझने की शक्ति मिली है। भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं
और उनका प्रबंधन हमें कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें हमने देखनी है। तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर, हमें लगता है कि ये यहाँ पे भूस्खलन होने की संभावना है, तो उनका मानचित्र बनाकर उनसे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, फिर उनसे अगर कई बाई चांस हो भी गया तो उससे कौन कौन से क्षेत्र हैं वो प्रभावित होंगे, उनको इंगित करना, मतलब उनको दर्शाना। इस प्रकार इन क्षेत्रों का आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। तो मतलब उन क्षेत्रों को छोड़ सकते हैं कि वहाँ पे लोग बसे ना। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण, ये देखो ये एक दीवार का निर्माण कर दिया, प्रतिधारी दीवार, ताकि लोगों को नुकसान ना हो। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावित तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना, वनस्पति जितनी भी है उसमें वृद्धि करें। सतही अफवाह और झरना प्रभाव के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। उसके बाद में मिट्टी का कैसे बनती है, अपक्षय क्या होता है, एक अपक्षय वर्ड आया था। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों प्राणियों, तुषार का मतलब बर्फ की क्रिया, पौधों प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और अक्षय होना। और वो फिर किसका निर्माण करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं। शैलों के टूटने से, चट्टानों के टूटने से, ऐसे अपक्षय प्रक्रिया जो होती है तो उसको में कहते हैं तापमान में जब परिवर्तन आएगा, बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, पौधे प्राणी और मनुष्य उनके क्रियाकलाप से अनावृत जो शैल टूट जाएगी और उसका अक्षय हो जाएगा, तो उससे मिट्टी बनेगी, तो उसको अपक्षय प्रक्रिया बोलते हैं। अब मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है देखो, जनक चट्टान होती है, फिर अपक्षिक चट्टानी पदार्थ होते हैं, फिर बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा बनती है, फिर हुमस और वनस्पति के साथ में ऊपरी मृदा जो हम देखते हैं। उसमें आगे देखो मृदा, ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, ये पूरा का पूरा ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। मृदा को बनने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे पहले जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मृदा को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण इसकी दर को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में समय क्या करता है, जो समय है वो मिट्टी की मोटाई को बताता है, क्योंकि समय है वो मिट्टी बहुत पतली सी परत बनने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, तो समय जैसे जैसे ज़्यादा समय हो जाएगा तो मिट्टी की परत है वो मोटी हो जाएगी। तो जो मिट्टी परिच्छेदिका है उसकी मोटाई को निश्चित कौन करता है, समय करता है। उसके बाद में वनस्पति जात और प्राणी जात और सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं, ह्यूमस निर्माण, इस मिट्टी के अंदर कितना ह्यूमस और निर्माण है, कितना ह्यूमस निर्माण है, कितना ह्यूमस है, कितनी वनस्पति इसके अंदर है, प्राणी जात है, वो मिट्टी के अंदर जब मिल जाते हैं तो वो सब चीज़ें इसमें ये तय करते हैं। उसके बाद में उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, मतलब ढाल किस तरीके की है, किस तरीके से मिट्टी बंधी रह सकती है, वो सब चीज़ें क्या करते हैं, ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। फिर आता है जनक शैल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारंगम्य को निर्धारित करते हैं। किस मिट्टी का रंग कैसा होगा, उसका गठन कैसा होगा, रासायनिक गुणधर्म उसका क्या होगा, खनिज की मात्रा उसमें कितनी होगी, जनक शैल है वो पारंगम्यता को, ये सब इसकी मिट्टी के अंदर ये चीज़ें पाई जाती है वो इसको दिखाती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। कई बार पूछ लिया जाता है समय क्या करता है, मिट्टी की मोटाई निश्चित करता है, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं ये तीनों चीज़, और वनस्पति, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव है ये ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, मिट्टी के अंदर कितना ह्यूमस निर्माण है, और उच्चावच, तुंगता और ढाल है वो मृदा के संचय को, और जनक शैल, रंग गठन है वो रासायनिक गुणधर्म और खनिज की मात्रा है वो पारगम्यता को निर्धारित करती है। उसके बाद में है मृदा निर्माण के घटक या कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक है वो जनक शैल का स्वरूप और जलवायु, मतलब जलवायु कैसी है, जलवायु कारक है और जनक शैल का स्वरूप कैसा है। मृदा निर्माण के अन्य जो कारक हैं वो स्थलाकृति है, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग हैं या भिन्न भिन्न हैं। तो क्रियाकलाप में ये बाद में देखेंगे हम। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब मृदा का निम्नीकरण कैसे किया जा सकता है और संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव, और क्षीणता है वो मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं, मतलब मिट्टी का कटाव बहुत हो जाता है और मिट्टी है वो नष्ट होती जाती है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। निम्नीकरण का मतलब खत्म होना, एक प्रकार से पतन होना। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक है वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। ये सब चीज़ें क्या करती है, मृदा का निम्नीकरण करती है, मृदा को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देती है या उसमें उपजाऊपन की शक्ति नहीं रहती। तो ये कुछ विधियां हैं, इनको हम कैसे रोक सकते हैं और इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें हो जाती है, मान लो वनों उन्मूलन, वनों को काट दिया गया है,
अतिचारण हो गया, पशुओं ने ज़्यादा चर लिया उस क्षेत्र को, रासायनिक उर्वरक हमने ज़्यादा यूज कर लिए, कीटनाशकों का प्रयोग ज़्यादा कर लिया, वर्षा से दोहन ज़्यादा हो गया, मिट्टी कट गई है, भूस्खलन, डाल गिर गया या बाढ़ आ गई है तो मिट्टी ख़राब हो गई है वहाँ की, तो उसको हम कैसे बचा कर रख सकते हैं। सबसे पहले आता है मलच बनाना या मल्च बनाना, इसको बोलते हैं। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता है वो रुकी रहती है, इसको बोलते हैं मल्च बनाना। मल्च बनाना, मुझे इस नाम का प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं आ रहा। पौधों के बीच अनावृत, जो पौधों के बीच में जो जगह होती है उस भूमि पर जैव पदार्थ जैसे परवाल होते हैं उससे ढक दिया जाता है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। उसके बाद में है दूसरा है वेदिका फार्म। ये देखो चित्र में दिखाया गया वेदिका फार्म। वेदिका फार्म बनाए जाते हैं और चौड़े समतल सोपान और वेदिका है वो तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि स्पाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो और इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम हो। वेदिका फार्म बनाए जाते हैं। उसके बाद में आती है समोच्च रेखीय जुताई। देखो समोच्च, सम का मतलब सम, ओच का मतलब उच्च, थोड़ी सी ऊंची, रेखीय जुताई, रेखा के अंदर जुताई करना। समोच्च रेखीय जुताई एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, तो इससे भी मिट्टी का कटाव है वो बच जाता है। फिर आती है रक्षक मेखलाएं। ये तो आपने देखी भी होंगी। रक्षक मेखलाएं तो एक कतार के अंदर पेड़ लगाए जाते हैं। वृक्ष तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष वो कतारों में लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, मिट्टी को बचाया जा सके। उसके बाद में समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास और मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ हैं वो बनाई जाती है। उसके बाद में क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मिट्टियाँ हैं। अगर कोई आपसे पूछे कितने प्रकार की मिट्टियाँ भारत में, जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय, 6 प्रकार की मिट्टियाँ। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि एक दूसरे से कैसे भिन्न है। ये काम तो आप खाली बैठ के ही कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास इतना टाइम है नहीं और ऐसी मिट्टी भी नहीं मिलेगी आपको हर टाइप की कि आप उसमें डिफरेंस देख पाएँ। उसके बाद में चट्टान बांध। चट्टान बांध ये जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। चट्टान बांध जो नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। कई बार बीज की फसल उगा करके भी हम वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पे भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में, कई बार एक के साथ 2 फसलें भी ले लेते हैं। जैसे बाग आपने लगाया है, बीच में जो खाली जगह पड़ी है नीचे, तो उसमें दूसरी फसल, ताकि मृदा का वो इकट्ठा रखा जा सके, उसको सुरक्षित रखा जा सके, उसके कटाव को रोका जा सके। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत है वो 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी और जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई है, किलोमीटर। हाँ, उसके बाद में जल की बात आती है। तो हमें भूमि की बात कर ली, हमने मृदा की बात कर ली। भूमि में क्या था वो आपने देख लिया, भूमि किस तरीके से होती है, एक निजी स्वामित्व, एक सामुदायिक वाली होती है। और उसके बाद में मिट्टी की मेन बात थी, मिट्टी के 4-5 तत्व होते हैं, वो कैसे बनती है, कौन सी चीज़ क्या निर्धारित करती है, वो सब चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है जल की। तो जल में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन और महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था हमारा जीवन। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी के सतह के 2/3 भाग को ढके और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। पीने योग्य जल सिर्फ यही है और इसका लगभग 70% भाग है वो बर्फ़, चादरों और हिमानियों के रूप में है। इसका भी लगभग 70% भाग है वो बर्फ़ की चादर और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य के पहुंच के बाहर है ये। केवल 1% अलवण जल है वो उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। उसके बाद में इसलिए अलवणीय जल है वो पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और न घटाया जा सकता। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। सॉरी। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योगों और बांधों की जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने और जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य घटक क्या है? बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर।
तो क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। अब आती है जल उपलब्धता की समस्याएं। जल उपलब्ध कराने में जो समस्याएं आती हैं वो क्या है? विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश ज़्यादातर अफ्रीका में है, पश्चिमी एशिया में है, दक्षिणी एशिया में, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग में, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको में, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया लवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है और इसमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव है मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है और अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम? आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यद्यपि जल नवीकरणीय संसाधन है तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोषित आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक ब्रेश स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन है वो अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पुनः बहिष्कराओं को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं और जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने, खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकल वही होते हैं छिड़काव वाले जो फुहारे होते हैं ना, उसको बोलते हैं, से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप या टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद में क्या अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना, विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। उसके बाद आती है हमारी प्राकृतिक वनस्पति। भूमि कर लिया, मृदा कर लिया और जल कर लिया। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं हैं वो देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया, उत्साह से कहा, एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ ये जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बैंत और बांस की बनी हैं और भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में क्या क्या आता है? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। उनके बीच में जो एक संकरा क्षेत्र होता है उसके अंदर में जो पाया जाता है उसको हम जैवमंडल बोलते हैं। तो जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र बोलते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें ये फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, इनमें से आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव है वो भी आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, उनसे हमें मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र के अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है गिद्ध को। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो आपने ये देखा किस कौन कौन सा जीव हमें कैसे मदद करता है हमारी प्राकृतिक वनस्पति के अंदर। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, थल और गुल्म और टुंड्रा।
तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं और इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थानों का निर्माण होता है या घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के पौधों की जड़ें हैं वो गहरी होती है और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकिन है वो सम्मिलित होते हैं। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए और वनों को के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष हैं वो काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण है वो तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। ये देखो वन के अंदर अजगर। उसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हुए साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो सकते हैं। अगर हम बार बार उनको मतलब पौधों का कटाई करेंगे या वनों की कटाई करेंगे तो पौधे और जंतु हैं वो बेचारे जो रहते हैं वहाँ पे उनके प्राकृतिक आवास है नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियाँ असुरक्षित और संकटापन्न है, कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, वृद्धाप्रदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनादिकर शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की जो संख्या है उसमें तेज़ी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैरकानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनादिकर शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण है वो जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य जैवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतु के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो पक्षी विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पे है उनकी प्रजाति। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों और भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। आपने सुना ही होगा वो सलमान खान ब्लैक बक वाला, तो ये विरुद्ध है इसके। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, इसकी स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची के अंदर क्या है, सभी जो पक्षी और प्राणी हैं उनके व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया और पौधों और प्राणियों का संरक्षण है प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। अब ऊपर हमने देखा राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र, जिसमें वो खुल के रह सके। राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल नीचे क्या है, ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया। क्या आप जानते हैं CITES द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उसके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28000 जातियाँ रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, ऑर्किड और एलो कुछ इसके उदाहरण हैं। ये नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, ऑर्किड और एलो। इसमें फ्लोरा और फोना दोनों ही आगे। फ्लोरा में आ गया जैसे वनस्पति आ गई और फोना में आ गई जानवर, तो इनका संरक्षण। तो ये हो गया आपका लेसन ख़त्म। काफ़ी लंबा लेसन था ये। तो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 जलवायु कारक कौन से हैं आपको पता ही है, समय, तापमान, जनक, शैल और वो सब आया था इसके अंदर। और भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण,
ये भी बाढ़ हो गया जैसे, और भूस्खलन हो गया। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि भूमि के बिना तो कुछ है ही नहीं, ना हम रह सकते, ना हम खेती कर सकते, ना हमारे पशु पाल सकते। किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो ये अभी बताया मैंने आपको। जल संरक्षण के 3 तरीके जो ऊपर बताए थे, मल्च बनाना या रक्षक मेखलाएँ बनाना, या जैसे एक वो वर्ष मतलब ये तो खेतों के लिए है, मिट्टी के आवरण को रोकने के लिए, लेकिन जैसे पानी को, वर्षा जल है उसको रखना पक्का, मतलब कुंड वगैरह के अंदर रखना, या छत के ऊपर रूफ टॉप विधि होती है, उन तरीके से भी हम कर सकते हैं, या फुहारा पद्धति जैसे अपना सकते हैं, और टपकन विधि है उसका यूज़ कर सकते हैं। सही निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो समय है, और मृदा का गठन, और जैव पदार्थ। तो इसमें मृदा निर्माण का कारण कौन सा नहीं है? समय तो करता ही है, उसकी मोटाई को निश्चित करता है, और जैव पदार्थ हैं वो भी करते हैं, लेकिन मृदा का गठन है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं है। उपयुक्त में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तीव्र ढालों के लिए, तीव्र ढालों के लिए कौन सा होता है? मलच बनाना, या वेदिका फार्म और रक्षक मेखला। तो तीव्र ढालों के ऊपर मलचिंग आता है। उसके बाद में बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, तो ये प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, और उसके बाद में इनका मिलान करना है। और ये तो ऊपर आया ही था, बस यही क्वेश्चन है, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, और जो आपने पढ़ा है इसमें यही है मेन। तो आज के लिए इतना ही, और आज 8 क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है ज्योग्राफी की। कल हम देखते हैं 6 या 7 का कोई ऐसा लेसन जो हमारे रीड के सिलेबस में लगा हुआ है, पहले हम उसको करेंगे, उसके बाद बाकी बचे हुए लेसन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को जितना हो उसके उतना शेयर करना। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप कर देंगे। बाय बाय।